बच्चों का जो हर्निया है वो पैदाइशी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है, और ये लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है। हर्निया पेट के अंदर से जो आंतें हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं और नीचे जाके आंतें फंस गई। जिन बच्चों को कब्ज़ का मसला होता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस का मसला होता है, रोने की वजह से भी हर्निया डेवलप हो जाता है न्यूबॉर्न्स में। डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों में हर्निया का मसला हो जाता है तो ये पैदाइशी होता है या फिर बाद में, पैदाइश के बाद ही बच्चों में मसला देखने में आता है? अच्छा, बच्चों का जो हर्निया है वो पैदाइशी भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी बच्चे को हर्निया डेवलप हो सकता है। तो पैदाइशी किस वजह से बच्चों में हर्निया पैदा होता है? पैदाइशी हर्निया जो होता है वो ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है उसका पेट और उसके जो नीचे इंग्वाइनल रीजन्स होती हैं, जिसको हम नलें बोलते हैं उर्दू में, काम ज़बान में, उसकी आपस में कम्युनिकेशन होती है, उसमें एक राब्ता बना होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो ये राब्ता बंद हो जाता है, ये कम्युनिकेशन बंद हो जाती है और यहाँ एक पतली सी दीवार बन जाती है। जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाता है ये दीवार और स्ट्रॉन्ग होती रहती है और मजबूत हो जाती है। कई दफ़ा कुछ केसेस में ऐसा होता है कि ये दीवार वीक हो जाती है। जब ये दीवार वीक हो जाती है तो वहाँ से हर्निया हो जाता है, और हर्निया में ये होता है कि आंतों का कोई हिस्सा या हमारे पेट का जो पानी होता है या पेट के अंदर जो आंतें होती हैं वो प्रेशर के ज़रिए नीचे चली जाती हैं, नलों की तरफ चली जाती हैं। और ये लड़कों में ज़्यादा कॉमन होता है हर्निया एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। लड़कों में कॉमन होने की वजह भी सबसे ज़्यादा ये है कि जो लड़कों के अंदर टेस्टिकल्स होते हैं, बॉल्स होती हैं, वो भी पेट के अंदर बन रही होती हैं। वो नीचे आती हैं तो वो एक रास्ता बना होता है, एक ट्रैक बना होता है। वो ट्रैक कभी कभी ओपन रह जाता है। जब वो, अगर वो खुदा ना खास्ता ओपन रह जाए तो उसको हम बोलते हैं पैदाइशी हर्निया। अगर वो रास्ता ओपन रह जाएगा तो वहाँ से आंतें नीचे की तरफ जा सकती हैं, पानी नीचे की तरफ जा सकता है। अगर उस वक्त तो वो रास्ता बंद हो गया, लेकिन कुछ टाइम बाद किसी भी मसले की वजह से वो रास्ता दोबारा से खुल गया, वो दीवार दोबारा से टूट गई, तो वहाँ से आंतें नीचे की तरफ चली जाएंगी। ठीक। और अगर पैदाइश के कुछ दिनों बाद बच्चों में अगर हर्निया डेवलप हो जाए तो उसकी क्या वजूहत है? अभी तक वैसे ख़ास कोई वजह नहीं है, लेकिन जो हमने ज़्यादातर देखा है वो ऐसा है कि जिन बच्चों को कब्ज़ का मसला होता है, जो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस का मसला होता है। रोने की वजह से भी हर्निया डेवलप हो जाता है न्यूबॉर्न्स में? जी बिल्कुल। क्योंकि रोते वक्त ये होता है कि जब बच्चा रोता है तो वो ज़ोर लगा रहा होता है, उसके पेट से ज़ोर लग रहा होता है। जब वो ज़ोर लगा रहा होता है तो वो आपको जिस तरह होता है ना कि बड़ी बारीक सी दीवार होती है, बड़ी बारीक सी झिल्ली होती है, वो टूट जाती है। उसके टूटने की वजह से वो नीचे की तरफ आंतें चली जाती हैं और वो उसकी वजह से वो हर्निया डेवलप हो सकता है बच्चे को। तो बच्चों में हर्निया जो है वो बड़ों के हर्निया से मुख्तलिफ है? जी, टोटली डिफरेंट है। अच्छा। हर्निया को हम इस तरह लेते हैं कि हम इसकी दो बड़ी इकसाम लेते हैं। एक को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट हर्निया और दूसरे को हम बोलते हैं डायरेक्ट हर्निया। जो बड़े होते हैं उसमें मेजॉरिटी 99% जो होता है वो डायरेक्ट हर्निया होता है, और जो बच्चे होते हैं उनमें 99% इनडायरेक्ट होता है, जो पेट की तरफ से आ रहा होता है। तो वो जो दीवार की वीकनेस हुई या वो रास्ता खुल गया उस वजह से होता है। जो बड़े होते हैं उनमें जो है जब वो वज़न उठाते हैं या बहुत ज़्यादा खांसी लगी रहती है उनको, उस वजह से पिछली वाली जो वॉल होती है वहाँ से हर्निया डेवलप हो जाता है। तो वो एक तो इनका दोनों का कॉज भी डिफरेंट है, इन दोनों का आप समझ लें हर्निया की इकसाम भी डिफरेंट है और इन दोनों के ऑपरेशन भी डिफरेंट है। अच्छा। जिस तरह आप लोगों ने बड़ा कॉमन सुना होगा कि बड़ों में जब हम ऑपरेशन करते हैं तो हम एक जाली डाल देते हैं। सही। बच्चों में हम हर्निया करते हुए कोई जाली नहीं डालते, ठीक। हम उसका सिंपल ऑपरेशन करते हैं हर्निया वाला। तो वो टोटली डिफरेंट होता है बच्चों का और बड़ों का हर्निया। ठीक है। अच्छा, बच्चों में हर्निया जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है? जी बिल्कुल, बच्चों में हर्निया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि जब भी किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता हर्निया हो तो जितनी जल्दी हो उसका ऑपरेशन करवा लें। उसमें ख़तरनाक सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हर्निया डेवलप होता है तो पेट के अंदर से जो आंतें हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। हमारे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पेट से आंतें नीचे चली गई और नीचे जाके आंतें फंस गई। अब जब वहाँ पे खुदा न खास्ता आंतें फंसती हैं तो उनकी खून की रवानी मुतासिर हो जाती है, बच्चे को शदीद दर्द शुरू हो जाती है, उसका पेट फूलने लग जाता है, उसको उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और वो शदीद कब्ज़ हो जाती है उसके अंदर। अब इसके दौरान हमें अब होता है कि जल्द अज जल्द ऑपरेशन करें और आंतों को वापस उनकी नॉर्मल जगह पर डालें। अगर खुदा न खास्ता इसमें हम लेट होते हैं, जल्द अज जल्द ऑपरेशन नहीं होता, तो वो आंतें जितनी देर नीचे रहेंगी उतनी देर खून की रवानी मुतासिर रहेगी, जितनी खून की रवानी मुतासिर रहेगी उतना इसमें चांस होगा वो डेड हो सकती है, आंत फट सकती है और वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है बच्चे। इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। जी, वो बिल्कुल सीवियर इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है बच्चे के लिए।
अच्छा, तो बच्चों तो डेफिनेटली छोटे होते हैं, अपनी पेन जो है वो उस तरह से बता भी नहीं सकते, तो फिर माओं को या डॉक्टर्स को कैसे पता चलेगा कि भाई बच्चों को हर्निया है और या इस किस्म के कुछ इश्यूज हैं, कोई सिम्टम्स इस तरह से हैं? जी, बच्चों में सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम होता है वो होती है स्वेलिंग। नॉर्मली हमारा जो पेट है इससे नीचे कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, राइट साइड पे भी नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट साइड पे भी नहीं होनी चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता किसी भी बच्चे को पेट से नीचे किसी एबनॉर्मल जगह पे राइट लेफ्ट साइड पे कोई भी स्वेलिंग डेवलप हो जाए, कोई भी सोजिश डेवलप हो जाए, कोई भी गुब्बारा नुमा चीज़ नज़र आना लग जाए, तो हमें फ़ौरन उसको तशख़ीस करनी चाहिए, फ़ौरन उसको चेकअप करवाना चाहिए कि आया ये क्या चीज़ है। 99% ऑफ द टाइम्स जो हर्निया होता है वो इसी तरह ज़ाहिर होता है कि एक सोजिश बन जाती है या सीधे हाथ पे या उल्टे हाथ पे या गुब्बारा सा बन जाता है और वो हर्निया निकल आता है। सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेरेंट्स आते हैं उनमें जो सबसे पहले जो माँ होती है उसको पता लगता है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि माँ ने उसका पैम्पर बदलना है, उसका डायपर बदलना है। जब भी वो बदलती है वो उसको खोलती है, वो देखती है कि यहाँ पे एक सोजिश है और वो फिर अगले दिन हमारे पास आती है। और कभी कभी होता यह है कि जब बच्चा रो रहा होता है, ज़ोर लगाता है, तो वो सोजिश बढ़ जाती है, और जब बच्चा सो रहा होता है, रिलैक्स हो जाता है, तो वो सोजिश गायब भी हो जाती है। सही। तो उसके पहले सबसे पहले माँ इस चीज़ को नोट करती है सोजिश को, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है कि हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियर हो जाता है कि आया इसको ये हर्निया है या हर्निया नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो सर्जरी भी डिफरेंट है हर्निया की बड़ों में और बच्चों में? जी, टोटली। कितनी हद तक डिफरेंट है? टोटली डिफरेंट है, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम एक दूसरे से रिलेट कर सकें। बच्चों में जिस तरह मैंने बताया कि हर्निया जब हम ऑपरेट करते हैं तो हम इसमें कोई जाली नहीं डालते, हम इसको लैप्रोस्कोपी के ज़रिए भी कर सकते हैं और हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं। और सिंपल हम एक बहुत छोटा सा इंसिजन देते हैं, हम उसमें हर्निया ऑपरेट करते हैं और बिल्कुल हम ऐसे इसको स्टिच लगाते हैं, ऐसे टांके लगाते हैं जो अंदर ही अंदर जज़ब हो जाते हैं, ताकि वक्त के साथ साथ उसका वो निशान भी ख़त्म हो जाए। ताकि बच्चे को, हम कोशिश ये होती है कि बच्चे को कभी भी ये मेमोरी ना रहे, कभी भी याद ना रहे कि उसका कोई ऑपरेशन हुआ था, ताकि उसकी माइंड की डेवलपमेंट पे कोई अफेक्ट ना हो। बड़ों में टोटली डिफरेंट है, हमें जाली रखनी पड़ती है, हमें बड़े चीरा लगाना पड़ता है, उस हिसाब से हमें डिफरेंट सर्जरी करनी पड़ती है बड़ों। सही। तो ये हर्निया के ऑपरेशन के लिए भी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है बच्चों में? जी, बच्चों में कोई भी एज हो, बेशक 1 दिन का बच्चा हो, बेशक 2 दिन का हो, बेशक महीनों का हो, सालों का हो, हमें उसमें जनरल एनेस्थीसिया ही यूज़ करना है। टोटली बच्चे को सुलाना है, सुला के उसका ऑपरेशन करना है, और कोशिश हमारी ये होती है कि हम ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को पेन फ्री रखें, कि उसको किसी भी किस्म की कोई दर्द ना हो। और इसके बाद एंटीबायोटिक्स वगैरह मेडिकेशन दी जाती है बच्चों को कुछ? हाँ जी, इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम ख़ास मिकदार में उसके वज़न के और उसकी उम्र के लिहाज से, उसके ऑपरेशन के लिहाज से कि कौन सा ऑपरेशन हुआ, उस हिसाब से हम कुछ ख़ास एंटीबायोटिक्स हैं जो कि हम बच्चों को देते हैं ख़ास डोज में। उसमें भी हमने डोज का बहुत ख्याल रखना होता है कि जितना बच्चे का वज़न है उतनी डोज एंटीबायोटिक की, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। हम कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ पेन को रोकने के लिए कुछ दवाइयाँ देते हैं, वो 4 से 5 दिन के लिए, उमूमन 7 दिन के लिए देते हैं, और उसके बाद वो भी ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद बच्चा ठीक हो जाता है। एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो है वो बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए सेफ़ है? सेफ़ इन अ सेंस ये है कि अगर जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो हमें तब सिर्फ एंटीबायोटिक्स यूज़ करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। हमारा थोड़ा सा सोसाइटी में प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने से होता यह है कि जो जरासीम है उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो रही है। सही। तो उसकी वजह से हमें हैवी डोज एंटीबायोटिक्स की तरफ दिन ब दिन जाना पड़ रहा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना ज़्यादा एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करें, हम उसको अवॉइड करें। लेकिन अगर कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी बन जाए, बच्चा बिल्कुल ठीक ना हो रहा हो, बुखार हो जाए, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, फिर हम एंटीबायोटिक्स को एडवाइस करते हैं। ठीक है। आई थिंक ये डॉक्टर्स पर भी डिपेंड करता है काफ़ी ज़्यादा कि वो बच्चों में एंटीबायोटिक्स का रुझान जो है उसको वो इतना ज़्यादा प्रेफर ना करें। जी बिल्कुल, इसमें हमें थोड़ी सी अवेयरनेस भी क्रिएट करनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी क्रिएट करनी चाहिए। थोड़ा सा हमारा जो सोसाइटी है, फैमिलीज़ हैं, उनमें भी थोड़ी सी इस चीज़ की अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि जो अक्सर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब बच्चा नहीं ठीक हो रहा, आप उसको मेडिसिन देते हैं, लेकिन वो कल अगले दिन ही वापस आ जाएंगे। डॉक्टर माँ बाप को भी बहुत जल्दी होती है कि भाई बस
एक दिन में हमारा बच्चा जो है एक ना दिन वो में ठीक हो जाए। तो फिर जब इस तरह होता है तो डॉक्टर्स को भी होता है कि चलें फिर एंटीबायोटिक देते हैं इसको, ये जल्दी से ठीक हो ताकि मेरा पेशेंट मेरे से सेटिस्फाइड होके जाए। तो उसमें थोड़ा सा हमें पेरेंट्स के साथ उनको काउंसल करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आपके बच्चे की लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए एंटीबायोटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, तो जितना उनको अवॉइड कर सकते हैं उनको करना चाहिए। और कभी अगर देनी भी पड़े तो ख़ास मिकदार में, ख़ास डोज में। उसमें भी यही है कि कोशिश करें कि हमेशा पीडियाट्रिशियन के पास, जो बच्चों के डॉक्टर्स हैं उनके पास जाएं, क्योंकि उनको डोजेस आती हैं, उनको पता है कौन सी एंटीबायोटिक सेफ़ है, कौन सी इस उम्र में सेफ़ नहीं है। क्योंकि कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो अगर हम छोटी उम्र में दे दें तो बच्चे की हाइट में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे की ग्रोथ में प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे की किडनीज पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो वो ख़ास एंटीबायोटिक्स ही हम दे सकते हैं। ठीक। तो वो हमेशा कोशिश करना चाहिए कि बच्चों के डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए।